गुड इवनिंग बच्चों। ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए क्लास 12th के बच्चों के लिए लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में भी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में भी, और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए जो प्लॉट्स थे वो भी मैंने आपको बताया। और उसी में नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड किया था। एक था नॉन आइडियल सॉल्यूशन सोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, दूसरा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन सोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो आज जो है बच्चों फिर से इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे। किस चैप्टर से? सॉल्यूशन चैप्टर से। टॉपिक का क्या नाम होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए हम लोग कहाँ चलेंगे? स्क्रीन के ऊपर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है इसको अच्छे से समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और इसको बहुत मजे से भी पढ़ने वालों को। क्या है लिखा हुआ इसके बारे में? इसके मैंने डिफिनेशन दिया है। डिफिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन वोलेटाइल। याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, उसी पर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज काम करेगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन वोलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा क्या है? सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। दैट डिपेंड्स ऑन सी पॉइंट में देख लीजिएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, यह आपको नॉन वोलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज होता है जो डिपेंड करता है नॉन वोलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसकी संख्या पर, और यह इंडिपेंडेंट होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर से। मतलब उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये एक संख्या पर डिपेंड करता है। इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक और नाम आपको बताएंगे, उसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, इसको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। आप देखिए डेमोक्रेसी में किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पीपल्स, मतलब जिसके पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स होते हैं वही ना सरकार बना लेती है। उसी तरह की बात होती है यहाँ पर भी। अब ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए चार महत्वपूर्ण पॉइंट। वो क्या क्या है? पहला कि आपका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। दूसरा, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट से कम होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि ये जो है सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूट की पार्टिकल की संख्या ज़्यादा हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी ज़्यादा ही होगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये नेचर ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब हो गया सॉल्यूशन का कंपोनेंट कौन कौन होता है, सबको पता है ना? एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है आपका? सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। इस पर ये डिपेंड करेगा। अब बात आती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके चार प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरह से चार टाइप का आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। याद रखना है, कभी कभी एमसीक्यू में ये भी दे देता है क्या बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्या वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्या फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो बच्चों आपकी जो आंसर होनी चाहिए ये होनी चाहिए कि ये सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। मतलब वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। बॉइलिंग पॉइंट में जो बढ़ोतरी होगी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में जो घटाव होगा, जो घटेगा, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में जो कमियां आएंगी वो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे। वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। बातें समझ में आ गई? और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। बातें समझ में आ गई? तो चलिए हम लोग कहां से शुरू करेंगे? पहले अब देखना पड़ेगा कि ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, वाकई ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है या नहीं है। इसी की चर्चा अभी हम करेंगे। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे भी, ठीक है? चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो पहला टॉपिक जो आपका बनेगा उस पहले टॉपिक का नाम होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
इसको डिफाइन हम बाद में करेंगे, पहले इसको हम लोग समझेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कैसे है, क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो बच्चों आप बार बार कई बार आपको समझा भी दिए हैं कि ये मान लीजिए एक आपका नॉन वोलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, क्या है, नॉन वोलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इस नॉन वोलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसको हम कुछ ना कुछ नाम देंगे, नंबर के सिस्टम के बेसिस पर ही नाम दे देते हैं। तो बच्चों सॉल्वेंट को हम कह रहे हैं नंबर 1, है ना, और आपका जो सॉल्यूट है ये है नंबर 2, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अब ये सॉल्वेंट जो है इसकी जो मात्रा है, मान लेते हैं कि इसका जो आपका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ये मान लेंगे हम लोग कितना, x1, और जो सॉल्यूट है इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा इसको हम लोग मान लेंगे x2। बातें समझ में आ रही है। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यह जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, आपका नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलोड होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में, ना कि वोलेटाइल सॉल्यूशन में, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब क्या है इसमें महत्वपूर्ण चीज, उस पर भी ध्यान देना है भाई, कि आपका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है पीवीपी ऑफ सॉल्वेंट, ये मान लेते हैं हम लोग P1। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, जो आपका P1 हो जाएगा वो डायरेक्टली वैरी करेगा सॉल्वेंट x1 के मोल फ्रैक्शन से। तो हम लोग निकालेंगे P1 बराबर करेंगे P1 नॉट इंटू x1 लिखेंगे, ठीक है। ये तो सभी सही एकदम समझ में आ रही है बातें, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए ये जो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है, इसके अनुसार, इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, इसके अनुसार जो आपके पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो प्योर जो दैट मीन्स जो सॉल्वेंट है उसके पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होगा। पी सॉल्यूशन बराबर क्या लिखते हैं, P1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। ये कहाँ से लाए, ये रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए लाए हैं, इसको दिमाग में रखेंगे, क्योंकि आपका सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट तो वेपराइज करेगा ही नहीं। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब देखिए इसको आगे लेकर के चलते हैं। तो आपका जो ये पी सॉल्यूशन है इसको S से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हो गया P1 नॉट इंटू x1। अब इसमें हमने ऐड नहीं किया है सॉल्यूट को, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, वो वेपराइज नहीं कर रहा है। अब देखिए यहां पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं PS बराबर P1 नॉट इंटू जो x1 है इसको 1 माइनस x2 तो लिख ही सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है, क्योंकि आपको जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, तो मैंने वहां पर स्पष्ट जानकारियां आपको दे दी कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करता है। तो बच्चों ऊपर में जो ये मोल फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है x1, तो यहां जो x1 है ये किसका मोल फ्रैक्शन था, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का था। तो हमको सॉल्वेंट की संख्या तो नहीं देखनी है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेटा आपका सॉल्वेंट है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। इसीलिए मैंने x1 को x2 के टर्म में लिखा। वो कैसे लिखा वो भी देखिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होता है वो 1 के बराबर होता है। तो x1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस x2। बातें समझ में आ रही है, ये लिख सकते हैं 1 माइनस x2, ये दिमाग में रखना है। तो इसके बेसिस पर अगर देखेंगे तो ये जो आपका P सॉल्यूशन है ये बराबर हो गया P1 नॉट, समझ में आ रहा है, माइनस P1 नॉट इंटू x2। बातें समझ में आ रही है। अब इन सारे को जो नेगेटिव वैल्यूज में है इसको पलट के इधर ले आइए, तो ये कहलाएगा P1 नॉट इंटू x2 बराबर P1 नॉट माइनस P सॉल्यूशन। बातें समझ में आ गई। तो ये जो टर्म अभी आपने देखा P1 नॉट माइनस P सॉल्यूशन, इसी को कहते हैं
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट इसी को कहते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकली P1 नॉट माइनस PS को क्या पढ़ेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है बेटा। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाए, हम लोग कह सकते हैं डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक लाइन लिखेंगे, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आफ्टर, ये दिमाग में रखना है, मिलाने के बाद ही घटेगा, मिलाने से पहले तो वो प्योर था, जैसे उसे मिलाएंगे तब ना सॉल्यूशन बनेगा। तो इसीलिए लिखना है डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू इट। मतलब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे तो उसकी वजह से जो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमियां आएंगी, जो वो घटेंगे, उसी को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पढ़ेंगे। बातें समझ में आ रही है। अब देखिए इसके बेसिस पर हम लोग क्या लिखेंगे, x2 बराबर लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस PS बाय P1 नॉट, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। तो अब जो ये नया टर्म आया बच्चों, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये जो आ गया इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन VP, RL इन VP। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी को हम लोग RLVP भी पढ़ते हैं, इसी को कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, इसको पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पढ़ेंगे। अब इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्योर वेपर प्रेशर, किसी भी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का, समझ में आ रहा है, जो घटाव होगा, जो डिक्रीज होगा उसके प्योर वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग लोअरिंग इन वेपर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहेंगे। अब यहाँ एक बहुत मजेदार चीज है, ये जो x2 है, ये आपका देखिएगा x2 जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हुआ। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है, ये मोल फ्रैक्शन जो है, अगर मान लीजिए किसी भी संख्या, हम किसी भी चीज का फ्रैक्शन निकालते हैं तो उसकी फ्रैक्शन भी एक संख्या ही होता है ना, होता है कि नहीं होता है, फ्रैक्शन भी एक संख्या होता है। 3/4 करते हैं, 1/2 करते हैं तो वो भी एक संख्या ही है, डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है, यही हो गया नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये हो गया आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है बच्चों, इस पर डिपेंड कर गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब है कि आपका जो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, यही आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब एक बात उठती है कि सर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन किया जाए। तो अभी मैंने क्या बताया कि आपका जो P1 नॉट माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P1 नॉट दैट इज इक्वल टू x2, ये आया। और इसमें याद रखना है कि ये जो x2 है, इसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो ये जो x2 है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सॉल्यूट है, ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, और ये जो जिसको अभी देखिए हम इस तरह से सर्किल कर रहे हैं, ये जो पोर्शन कहलाएगा, इसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बच्चों इसी को अब हम डिफाइन करने वाले हैं कि ये आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू इट्स प्योर वेपर प्रेशर। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लोअरिंग
इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट with respect to its pure vapor pressure, with respect to its pure वेपर प्रेशर, मतलब किसी भी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो घटाव होगा उसके प्योर वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कह देंगे। बातें समझ में आ रही है। इससे संबंधित एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड the vapor pressure of a 60 gram of glucose in 16 gram of glucose in 90 gram of water, 60 gram of glucose in 90 gram of water if the pure vapor pressure of water is 500 mm of Hg। ये याद रखना है। और इसमें भी एक बात ध्यान में रखना बेटा कि 60 ग्राम वाटर को, ग्लूकोज को, ये जो ग्लूकोज है 60 ग्राम, इसको हम लोग किस में डाले हैं, 90 ग्राम वाटर में डाले हैं। मतलब ये जो है ये मेरा सॉल्यूट है और यहाँ पर ये जो है ये मेरा सॉल्वेंट है। बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? मतलब वाटर जो 90 ग्राम वाटर में जो डाले हैं वो मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, 90 ग्राम वाटर। इफ द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है, दैट मीन्स कि ये जो दिया गया है ये आपका P1 नॉट है, किसका, वाटर का, क्योंकि वाटर ही ना प्योर सॉल्वेंट है आपका। इसमें वो कितना दिया हुआ P1 नॉट, ये दिया हुआ है 500 mm ऑफ Hg। आसान है, निकालना क्या है आपको, आंसर जब बना रहे हैं तो हमको निकालना है P सॉल्यूशन, ये निकालना है। आसान है, इसको आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक काम करना होगा कि गिवन इंफॉर्मेशन को लिखना होगा। गिवन इंफॉर्मेशन में क्या है कि आपका जो P1 नॉट है ये कितना दे दिया गया है, 500 mm ऑफ Hg, ये दे दिया गया है। ठीक है, आपका जो W1 है इसको कहते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। ये जो W1 है कंफ्यूज ना करें, मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको मैंने W1 कहा। ये आपको कितना दिया हुआ है, 90 ग्राम। ठीक है, बातें समझ में आ गई। और W2 जो है ये आपका सॉल्यूट है 60 ग्राम, जो कि आपका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का है ना। तो ग्लूकोज को किसका काम कर रहा है, ग्लूकोज, सॉल्यूट का। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख सकते हैं इसको, अगर लिखें तो मास ऑफ सॉल्यूट को मैंने 2 से रिप्रेजेंट किया है, ये लिखाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है आपका, ग्लूकोज है, C6H12O6, ये सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट कौन है आपका, सॉल्वेंट आपका वाटर है। तो इसका अब ध्यान से समझ गए। आपको निकालना, ये सभी गिवन दिया हुआ है, निकालना क्या है, P सॉल्यूशन निकालना है। तो आप इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से भी निकाल सकते हैं, या उतना नहीं करना हो तो किससे निकाल सकते हैं, आप इसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का, जो रॉल्स लॉ का नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं। बच्चों बहुत आसान है। तो इसको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो हम चलेंगे फ्रॉम, किससे चलेंगे, P1 नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P1 नॉट इक्वल टू X2। तो अब तो भाई P1 नॉट तो दिया ही हुआ है, हमको मूल फ्रैक्शन X2 निकालना है। तो X2 अगर लिखेंगे तो ये हो गया N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। बातें समझ में आ रही है, ध्यान समझना है। N2 क्या है, N2 आपका सॉल्यूट है, N1 जो है वो आपका सॉल्वेंट है। तो अब इसका नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, 2 है ना, W2 बाय M2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए W1 बाय M1 प्लस W2 बाय M2 का इस्तेमाल करिए। तो अब W1 क्या है भाई, सॉल्वेंट, तो ये 90 ग्राम है, इसका मोलर मास कितना होता है 18,
तो डिवाइडेड कर देंगे फिर 19/18 प्लस सॉल्यूट आपका जो है ग्लूकोज है, गिवन मास 60 है, मोल्ड मास इसका होता है 180। बातें समझ में आ रही है? 18 5 जा कर लीजिएगा, ये भी हो जाएगा 18 5 जा हो जाएगा, ये 6 3 जा हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 3 5 जा 15 प्लस 1 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 15/16। यही तो मोल फ्रैक्शन निकला। मतलब समझ में आ गई? ये मोल फ्रैक्शन निकल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है इसमें। ये मोल फ्रैक्शन देखिए आसानी से निकल गया। ठीक है, अब देखिए इससे चलेंगे। अभी सवाल बनाइए, P1 नॉट कितना है दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। PS डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 500 इंटू यहाँ पर कितना लेंगे 15 जल्दी बताएंगे कितना आ जाएगा 15/16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना हो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। 16 इंटू कर देंगे 500 माइनस PS दैट इज इक्वल टू 500 इंटू 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा, ये 16 पंचे 80 हो जाता है ना, 80 हो जाएगा नहीं है तो कितना 16 5 जा 80 हो जाता है, तो यह हो जाएगा 8000 हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा, माइनस 16 PS हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7500 इधर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से इसको इस साइड लेकर के चले आइए, इसको इधर रखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, 8000 माइनस 7500 बराबर कितना हो जाएगा 16 PS हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा ना। कितना होगा 8000 में से 7500 घट गया तो कितना निकलेगा 500 निकलेगा। देखिए यहाँ पर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 500 और डिवाइडेड बाय कर दीजिए 16 बराबर यहाँ पे PS लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 3 जा कितना होता है 48 होता है। देखिए 500 को 16 से डिवाइड करना है, यहाँ कर देते हैं 500 को 16 से डिवाइड, तो बहुत आसान भी है। 16 3 जा कितना हो गया 48, यहाँ हो गया 2 कैंसिल कीजिए, 16 1 जा 16, 4 हो गया डेसिमल उड़ाइए, डेसिमल ले लीजिए 0 हो जाएगा, 16 2 जा 32 हो गया, अब फिर से आपका 8 आ गया, 16 5 मतलब 31.25 mm ऑफ Hg, इतना वैल्यू आपका सॉल्यूशन का आया। तो आप देखिए अगर डिफरेंस निकालेंगे सॉल्यूशन का इतना आया, प्योर था अकेले था वाटर तो 500 था, जैसे ही उसमें ग्लूकोज मिलाया देखिए उस वाटर में जैसे ग्लूकोज मिलाए तो कहाँ 500 कहाँ नीचे आकर के कितना आ गया आपको 31.25 mm ऑफ Hg। अगर इसमें से घटा दिया जाए तो इतना तो डिफरेंस क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जो अभी आपने देखा तो आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से क्या कर सकते हैं, उससे आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जो आगे बढ़ेंगे बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। अब तो आपने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था उसका नाम क्या था, उसका नाम था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसका जो डेरिवेशंस था, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला था वो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि भाई P1 नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P1 नॉट, इसको कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये X2 जो हो जाएगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना? तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया X2, दैट मीन्स कि एन मोल फ्रैक्शन X2 का निकलते N2 डिवाइडेड बाई ये, तो उसी का तो इस्तेमाल किया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, है ना? आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है उसका भी ध्यान रखेंगे कि अगर इस तरह की बातें आए, जैसे दूसरा क्वेश्चन इसमें भी हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक बना लेते हैं। टॉपिक क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इससे कैसे निकालेंगे, ठीक है? ये भी बहुत आसान है, कैसे करना है इसके बारे में। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है कि मान लीजिए यह कोई एक सॉल्यूशन है, क्लियर है ना? अब ये कैसा सॉल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन आपका नॉन वोलेटाइल डाइल्यूट है, नॉन वोलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ध्यान से समझना है, अगर ये नॉन वोलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशन है
इसके अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर है भरा हुआ है, कौन चीज़ भरा हुआ है, नॉन वोलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशन इसके अंदर आपको रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से हम लोग का क्या निकालना है, मोल मास ऑफ सॉल्यूट को निकालना है। तो सबसे पहली बात बेटा देखिए ध्यान से, कितना आसान है, P1 माइनस PS ये इक्वल टू क्या लिखते थे, बाई P1 इक्वल टू x2। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है आपका, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सॉल्यूट है ना। तो अब इसी में क्या करेंगे, P1 माइनस PS, दिमाग लगाइए फटाफट यहीं पर हो जाएगा, P1 इक्वल टू x2 को क्या लिखेंगे N2, और यहाँ पर क्या होगा N1 प्लस N2 हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ आपको बता दें, सिंस आपका जो सॉल्यूशन है ये क्या है, डाइल्यूट है, क्या है आपका, डाइल्यूट है। तो जब डाइल्यूट होगा तो सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट से बहुत बहुत कम होगा। तो जब कम होगा तो यहाँ पर लॉ ऑफ इग्नोरेंस लगाएंगे, मतलब किसको इग्नोर कर देंगे, P1 माइनस PS डिवाइडेड बाई जो P1 लिखे है ना, P1 लिखे बराबर ये N2 हो जाएगा, एडिशन में इग्नोर कर देना है तो बाय N1 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसके हेल्प से भी उस क्वेश्चन को हम बनाएंगे अभी। तो अगर इसके हेल्प से देखा जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट हो गया। दैट मीन देखो जो आपको फॉर्मूला बताते हैं उससे इसके बीच से भी आप यूज कर सकते हो, उसका काम कर सकते हैं। अब देखिए इसी को जब सॉल्व करेंगे, आप क्या निकालना है, इसमें मोलर मास निकालना है। तो मोल के अंदर मोलर मास छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है, मोलर मास कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास करते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए करते हैं नहीं करते हैं। तो ये मोल के अंदर मोलर मास छिपा हुआ है, तो यहां पर एक नया चीज आ जाएगा, P1 माइनस PS डिवाइडेड बाय P1 इक्वल टू N2। N2 क्या है, सॉल्यूट है ना, उसका अगर वेट W2 है, मोलर मास कितना है M2 है, डिवाइडेड बाय N1, तो ये क्या है, सॉल्वेंट है ना, W1 उसका गिवन मास है, मोलर मास M1 है। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो WM2 इंटू कितना हो जाएगा, M1 बाय W1 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आप किससे लेना देना है, आपको लेना है इसका, इसके साथ जो रिलेशन आया इसका लेना देना है, ठीक है। तो M2 को इधर ले आइए, अगर हम M2 को इधर ले आवे, मतलब इसको उठा करके यहाँ ले आए, तो क्या हो जाएगा, P1 ऊपर चला जाएगा, ये हुआ P1 इंटू W2 इंटू M1, ठीक है। और ये उठ के यहाँ आया, तो इसका जो ऊपर वाला है ये उठ के नीचे चला आएगा, तो कितना हो जाएगा इधर P1 माइनस PS, ये लोअर इन वेपर प्रेशर इंटू क्या कर देंगे हम लोग W1, यही एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। दैट मींस आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे यही क्वेश्चन था पीछे जो मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन, इसको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, इसको और आसानी से हम लोग इलोबरेट कर सकते हैं। क्या आसानी से कर सकते हैं, तो W2 में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एक बात तो कर सकते हैं, W2 और W1 वाली बात जो अभी कर रहे थे हम लोग, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसी क्वेश्चन को जब हमको बनाना हो तो इतना ज़्यादा इलोबरेट करने की जरूरत नहीं है, पीछे वाला जो ट्रिक है उसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से, जो अभी बताए थे उसी का ट्रिक का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। क्या कर लेंगे, उसी ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल फटाफट कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये करने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं था, इधर सबको हटा देते हैं हम, इसकी किसी की जरूरत नहीं था, एकदम नहीं जरूरत है किसी की, इसकी किसी की जरूरत नहीं था। इसको बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ध्यान से, इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा समझना है इस बात को। अब देखिए क्या करना है, अब जो ये x1 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस PS डिवाइडेड बाय P1 करेंगे, और x2 को लिखेंगे N2 और डिवाइडेड बाय यहाँ डायरेक्ट हम N1 कर देंगे। कहीं कोई इन्फ्यूजन है क्या, ऐसा क्यों किए, क्योंकि पीछे मैंने बताया था अभी जस्ट कुछ देर पहले कि सिंस सॉल्यूशन जो है आपका वो डाइल्यूट है। कैसा सॉल्यूशन है आपका, ये डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट हो गया तो N1 प्लस N2 में जो आपका N2 है ये बहुत बहुत छोटा होगा N1 से। तो इस दो दैट मीन्स इसका कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहाँ लगाएंगे तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसका, N1 का। तो नीचे जो N1 प्लस N2 लिखते थे तो वहाँ N1 कर दिए, कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ पर देखिए तो P1 कितना है 500 है, माइनस PS सॉल्यूशन का निकालना है बटा 500। ये N2 को क्या करेंगे, W2 क्या है भाई, ये 60 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है ना, तो गिवन मास 60 ग्राम बाय 180 कर लीजिए, 180। और N1 में क्या करेंगे 90 बाय 15 कर लीजिए। देखिए और आसान हो गया, ये 19 बाय 18, तो ये कितना हो जाएगा 18 5 जाइए 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 1/15 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से एक लाने बनाइए क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करने का। ये हो जाएगा 500 माइनस PS डिवाइडेड बाय 500 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/15। 15 को से मल्टीप्लाई कर दीजिए
7500 माइनस 15 PS दैट इज इक्वल टू 500। इसको इधर ले आएंगे तो ये होगा 700,000 डिवाइडेड बाय 15 PS। तो देयरफॉर PS बराबर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 7000 डिवाइडेड बाय 15। 15 4 जा हो जाता है 60, है ना। 7000 को कर रहे हैं ना, ये 7000 को डिवाइड कर देना है किससे, 15 से। तो 15 4 जा हो गया 60। तो 60 में कितना हो गया, 10 हो गया, एक जीरो ले लीजिए, 6 से। तो 15 6 जा 90, फिर एक आ गया जीरो, एक और ले लीजिए 90 पॉइंट। इसी तरह से 6 6 चलते जाएगा, आंसर आ जाएगा 466.66 mm ऑफ Hg। उतना ही आया जितना पीछे बनाए थे। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर से हम लोग मोल मास का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसी से संबंधित मैंने एक बात आपको बताई थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि भाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, इससे भी डायरेक्ट पुट करके आप इसको बना सकते हैं। यह एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। ये कहाँ से पता चला, ये पीछे वाले जो बात बताई मैंने, इससे पता चला कि यह एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। क्योंकि आपने देखा कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है उसका जो वैल्यूज़ है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आया। और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है, इसी में तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स छिपा हुआ है ना, मोल इसी में छिपा हुआ है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में आपका छिपा हुआ है। बातें समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ बातें हम लोग और करेंगे। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी देखो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिए, इसका भी ले लीजिए, ले लिए, इसका भी ले लिए। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। अब इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले हम आपको बताएंगे ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बीपी को फुल फॉर्म में कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसको समझेंगे भी पहले, तब हम डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आसानी से समझ लेंगे। ये बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या है इसके बारे में। अभी तक बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि वह टेम्परेचर जिस पर वाटर बॉयल कर जाए। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट इसको दिमाग में नहीं रखना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, चूंकि आप लोग वेपर प्रेशर जान चुके हैं तो उसके बेसिस पर हम लोग चलेंगे। वो क्या होता है, द टेम्परेचर, मतलब वह टेम्परेचर, द टेम्परेचर, द टेम्परेचर at which the vapor pressure Vp of a liquid, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू, इसको समझिएगा अभी, बिकम्स इक्वल टू, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर कोई पूछे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या वैल्यू होगा, तो बच्चों अगर इसका देखा जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये एटीएम में होता है 1 ATM, mm ऑफ Hg में होता है 760 mm ऑफ Hg, है ना। पास्कल में देखिएगा तो ये होगा 1.01 इंटू 10⁻⁻5 पास्कल में भी होता है। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये भी ध्यान में रखना है। इसमें से कोई एक को लेकर के हम चलेंगे, किसको लेकर के चलेंगे, किसी एक को लेकर के चलेंगे, ध्यान से समझना है, किसी एक वैल्यू को लेकर के चलेंगे। ये सब वैल्यू आप जानते हैं, किसी एक वैल्यू को लेकर के चलेंगे, थोड़ा समझना है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। मैंने क्या कहा, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। मतलब वह टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। थोड़ा समझिएगा, ग्राफिकली समझिए। चलिए हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीदतः आप सभी इंटेलिजेंट है, इसको समझेंगे भी, ठीक है। देखिए एक ग्राफ बना रहे हैं, इसमें ये आपका वाई एक्सिस है, इसमें ये आपका एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, वेपर प्रेशर इस पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए कोई लिक्विड की वेपर प्रेशर यहां पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। किस लिक्विड की, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए एक बहुत ही आसान सा चीज बता दें कि यहां पर एक हम लोग पॉट लिए हुए हैं, और इस पॉट के अंदर क्या किए हुए हैं, लिक्विड को डाले हुए हैं।
और इस लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हीट करते जा रहा है। बहुत हीटिंग की बात करेंगे इस पर भी, हीट करते जा रहा है। और ऊपर से क्या किए हैं, एक ठो वेपर प्रेशर मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, इसको कहते हैं मैनोमीटर, वो भी हम लगाए हुए हैं। और साथ साथ यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक तरह का थर्मामीटर, टेम्परेचर से रिलेटेड बात है ना, ये टेम्परेचर से रिलेटेड थर्मामीटर लगा दिए, ये लगा दिए, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ओपन नहीं रहेगा, याद रखना है, क्योंकि वेपर प्रेशर का मेजरमेंट करें तो पूरा का पूरा क्लोज रखिएगा इसको, ये पूरा क्लोज रहेगा ताकि वेपर आपका बाहर ना निकल पाए, ठीक है, ध्यान समझना है इसको। अब हम क्या कर रहे हैं, इस में जो लिक्विड है, वो लिक्विड क्या है, पानी है कि दूसरा कोई लिक्विड है, उससे कोई लिक्विड है, कोई लेना देना हमको नहीं है, ये कोई लिक्विड है, ठीक है। अब इसके वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, सबसे पहले इसको टेम्परेचर को हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि रूम टेम्परेचर होता है, वहां लेकर के चलते हैं। अब देखिए ये 0 डिग्री है और यहाँ ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया तो मैनोमीटर का एक रीडिंग होगा जो कि पर्टिकुलर वेपर प्रेशर का देगा। और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ से पता चला, ये थर्मामीटर के हेल्प से पता चला। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसका जो वेपर प्रेशर है ये यहाँ आया, ये मान लीजिए यहाँ पर आया। एटीएम में अगर करें तो हो सकता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वेपर प्रेशर का, यहाँ पर जो वैल्यू है इस पॉइंट पर जो वैल्यू है आपका, ये हो सकता है कि 0.3 एटीएम यहाँ पर है। बातें समझ में आ गई। ये रूम टेम्परेचर पर, दिस इज कॉल्ड रूम टेम्परेचर, RT, ये रूम टेम्परेचर है। अब इसी में क्या करिए, जो मैक्सिमम टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक का है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इधर ये जो पॉइंट है ये 1 एटीएम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब इस लिक्विड को क्या करना है भाई, इस लिक्विड के वेपर प्रेशर को किसके बराबर करना है, 1 पे, क्योंकि आपको क्या कहा कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वह टेम्परेचर जहां पर इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। मतलब अभी जो रूम टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर है 0.3 एटीएम है, इसको पहुंचाना कहां है, 1 एटीएम तक। तो आप बताइए क्या एक ही बार में 1 एटीएम का वेपर बना देगा, क्या संभव है क्या? जब आप पानी को गर्म कर रहे होते हैं, गैस स्टोव पर चढ़ाएंगे और 100 डिग्री का टेम्परेचर इमीडिएटली अचीव कर लेगा क्या? नहीं, 1 बाय 1 करता है। उस नेचुरल चीजों को, किसी भी काम को करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं होती है, वो स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हमारे और आपकी तरह शॉर्टकट नहीं खोजते, वो स्टेप्स से चलते हैं। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये भी स्टेप वाइज चलेंगे। जैसे 0.3 एटीएम का प्रेशर है एटमॉस्फेयर, इसका वेपर का प्रेशर है कहां पर, रूम टेम्परेचर पर। धीरे धीरे ये अपने प्रेशर को बढ़ाते चलेंगे, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मतलब 25 के बाद टेम्परेचर भी होगा 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, इस तरह से टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा। और इनका जो वेपर प्रेशर है वो भी आपको इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब देखिए इस टेम्परेचर पर जहां पर ये टच कर गया इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उस लाइन को वर्टिकली नीचे खींचिए, यहां खींच दिए। अब ये जो टेम्परेचर यहां पर दिखाई दे रहा है ना, यही टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्योंकि इस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का, जो कि जिसका रूम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 0.3 एटीएम का था, इसने धीरे धीरे अपने टेम्परेचर प्रति वेपर प्रेशर को 1 एटीएम का अचीव कर लिया। तो यह जो टेम्परेचर हुआ जहां पर वेपर प्रेशर इस लिक्विड का, इसमें जो लिक्विड है मान लेते हैं एक्स लिक्विड है, तो ये जो एक्स लिक्विड है, ये जो एक्स लिक्विड है, इस एक्स लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है अब 0.3 एटीएम से, जो कि जहां के रूम टेम्परेचर पर जो था, वही धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाने पर वह एक्स लिक्विड 1 एटीएम का प्रेशर अचीव कर लेता है। तो जिस टेम्परेचर पर अचीव किया वही टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये टीबी जो है इसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। वही डेफिनेशन यहां हम आपको बता रहे थे, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एग्जैक्टली किसी भी चीज का जो वेपर है जनरली हम लोग कहां मेजर करेंगे, रूम टेम्परेचर पर। हम जिस टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पर मेजरमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे हम उसकी टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं।
आप कहेंगे कि हर एक चीज को ये करने के लिए, वेपराइज करने के लिए आगे लगाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। सन का भी तो एनर्जी आता है ना मेरे भाई। तो सन की एनर्जी से जितना भी वेपर बन रहा होता है उसको रूम टेम्परेचर का एनर्जी कह सकते हैं, उसके लिए रूम टेम्परेचर कह सकते हैं। बातें समझ में आ रही? इतना ज्यादा बारिश हुई, इतना बाढ़ आया, इतना पानी चारों तरफ है, क्या करेगा सरकार? चाहे पेट्रोल लगा के पूरा आग लगा दे क्या? तुरंत पानी सब सूख जाएगा? ऐसा थोड़े होगा। धीरे धीरे कैसे सूखेगा? अपने आप सूखेगा, स्पॉन्टेनियसली सूखेगा। कैसे सूखेगा? बाहर के टेम्परेचर से सूखेगा, मतलब रूम टेम्परेचर से ही सूखेगा वो। तो धीरे 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 सूखेगा। लेकिन हमको एक हड़बड़ी है भाई कि बॉइलिंग पॉइंट का मेजरमेंट करना है। तो चलो क्या करते हैं, थोड़ा सा गैस स्टोव लगा दिए। तो रूम टेम्परेचर पर इसका प्रेशर 0.3 एटीएम का था। जैसे ही इसने 1 एटीएम का वेपर प्रेशर प्राप्त किया तो ये टेम्परेचर तो नहीं रहेगा, चूंकि कहाँ 0.3 कहाँ 1 एटीएम डिफरेंस अगर देखा जाए तो 0.7 एटीएम का डिफरेंस है। इतना प्रेशर का डिफरेंस है। इतना प्रेशर को अचीव करने के लिए इसको ढेर सारे मॉलिक्यूल्स को वेपर के रूप में कन्वर्ट होना होगा, और वो टेम्परेचर बढ़ाने से ही पॉसिबल है। रूम टेम्परेचर पर ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, इसने फटाक से क्या किया, 1 एटीएम का वेपर प्रेशर अचीव कर लिया। तो हम यहां से रीडिंग भी करते रहते हैं टेम्परेचर का। मैनोमीटर हमारा फ्लक्चुएट ऐसे से फ्लक्चुएट करते रहता है। जैसे ही 1 एटीएम पहुंचा, फटाक से मेरा ध्यान गया थर्मोमीटर पर, अच्छा ये टेम्परेचर, तो चलो इसी टेम्परेचर को कह देंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखिए क्या होता है, ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है और ये जो वेपर प्रेशर की बात करें, समझिए, मान लीजिए ये एक्स लिक्विड है। अब दूसरा ध्यान से समझना, अब मान लो कोई लिक्विड वाई है, ये वाई लिक्विड का जो रूम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर है, मान लीजिए ये है, ये वाई के लिए, वाई लिक्विड के लिए, वाई लिक्विड है, इसका रूम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर मान लेते हैं 0.8 एटीएम का है, समझिएगा। तो इसको अगर 1 ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाना है, यहीं टच कर जाएगा। अब देखिए इसके लिए प्लॉट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। टेम्परेचर वाले एक्सिस को यहाँ टच किया, तो ये हो गया एक्स वाले के लिए, और अभी जो टीबी लिख रहे हैं किसके लिए, ये हो गया वाई वाले के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर किसी लिक्विड का रूम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ज्यादा हो तो उसको 1 एटीएम तक पहुंचने में कम ही टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। अब बताओ, कोई बच्चा मैथमेटिक्स में 95 नंबर ले आता है बिना किसी के हेल्प से, अपनी मेहनत से, सेल्फ स्टडी से, थोड़ा सा गियर लगा दे कोई शिक्षक उसके साथ, तो 100 लाने में समय लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बस वही चीज है, अगर कोई बच्चा मान लीजिए 30 मार्क्स ला रहा है मैथमेटिक्स में, उसमें शिक्षक को भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो वही बातें हो रही है, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पर पहले ज्यादा था, उसको 1 एटीएम तक पहुंचाने के लिए हमको कम टेम्परेचर लगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां जो हो गया टीबी जो वाई के लिए है, ये आपको कम हो गया टीबी किसके, एक्स के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। लेकिन यहां पर इसी रूम टेम्परेचर पर ध्यान देंगे, जो वेपर प्रेशर था किसका, वाई का, वेपर प्रेशर ऑफ वाई ये ज्यादा था वेपर प्रेशर ऑफ एक्स से। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। एक रिलेशन आया बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बीच में, मतलब जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑफ ए लिक्विड, बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑफ ए लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वीपी वेपर प्रेशर। मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बात समझ में आ गई? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से समझाया आपको मैंने। कैसे समझाया कि रूम टेम्परेचर पर 2 लिक्विड ले लीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल दे दी, देख लीजिए आप लोग। एक छोटा सा एग्जांपल, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड केमिकल बॉन्ड में पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? चलिए, ये HCl का एक्वस सॉल्यूशन है और ये आपका H2O लिक्विड है। यहां समझिएगा, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड है, यहां इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड है, और इसमें जो है इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। पढ़े थे ना, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। अब आप ही बताइए तो, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड स्ट्रॉन्गर की डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर? फटाक से आइए इधर देख लीजिए।
H2O है, इस पॉट में H2O, चलिए इसमें H2O, चलिए इसको क्लोज करिए, और इस पॉट में जो है आपका HCl एक्वस फॉर्म में, HCl इस पॉट में, चलिए इसको भी क्लोज करिए। ठीक है, इसमें कौन सा चीज है, इसमें है H बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, और इसमें क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। समझिए ना, नहीं कैसे समझिएगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन समझा तो देवे करेंगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, बातें समझ में आ रही है। अब बताइए दोनों में कौन है स्ट्रॉन्गर, ये है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्ग कह दो, स्ट्रॉन्गर क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग कह दीजिए, स्ट्रॉन्ग है, और ये आपका वीक है, ये कमजोर है। अब देखिए ध्यान से, रूम टेम्परेचर RT मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री का टेम्परेचर यहां भी लगा रहे हैं, और 25 डिग्री का टेम्परेचर हम लोग यहां भी दे रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड का। आप ही बताइए ज्यादा वेपर कौन बनाएगा, ये या वो, कौन बनाएगा, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होगा वो ज्यादा वेपर बनाएगा, मतलब इसका VP होगा मोर और इसका VP होगा लेस, इसका VP हो जाएगा लेस। अब इसी को अगर हम ग्राफ में समझावें तो क्यों नहीं समझ में आएगा, ध्यान से देखिए, ये है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, दो ठो है, एक जो यहां ये जो ऊपर में ले रहे हैं इसमें ना, ये वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, समझना बेटा, यहां पर 25 डिग्री पर किसका वेपर प्रेशर कम होगा, वाटर का, मतलब ये पॉइंट मान लीजिए हम वाटर के लिए ले रहे हैं, इससे जरूर ऊपर जो है ये पॉइंट किसके लिए हो जाएगा, HCl के लिए हो जाएगा। अब देखिए इसको 1 atm का प्रेशर जो है सो अचीव करना है, 1 atm का प्रेशर अचीव करना है, तो इनका जो ग्राफ चलेगा ऐसे चलेगा, इनका जो ग्राफ चलेगा ऐसे चलेगा, ध्यान से समझिए। अब इसको क्या करिए, टेम्परेचर वाले एक्सिस एक्स एक्सिस पर ज्वाइन कराइए इसके वर्टेक्स को, ये किसके लिए था, ये वाटर वाला के लिए, ये किसके लिए था, HCl वाला के लिए, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए वाटर वाला के लिए TB हो गया, किसके लिए, वाटर के लिए, और ये जो TB यहां पर देखिए HCl वाले को कहां पर, क्योंकि HCl वाला जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्राप्त किया तो ये टेम्परेचर एक्सिस को यहां पर टच कर रहा है, ये TB हो गया HCl के लिए। कुछ दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, कि यहां से यहां तक, क्योंकि ये तो 0 पॉइंट है ना, ऑरिजिन पॉइंट है ना, देखिए ये बड़ा वैल्यू है और यहां से यहां तक ये थोड़ा छोटा वैल्यू है, मतलब कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट HCl का आया ये आपको लेस हो गया बॉइलिंग पॉइंट वाटर से। आप देखे क्या, इसका वेपर प्रेशर किसका ज्यादा था रूम टेम्परेचर पर, ध्यान समझिए, ये जो है VP HCl का ये ज्यादा था VP ऑफ वाटर से। तो आपने क्या देखा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और जिसका वेपर प्रेशर कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इनवर्स का रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब हमको नहीं लगता है कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के रिलेशन में किसी कोई डाउट होगा। आप यहां से देखिए ना, ये जो वेपर प्रेशर है ये वाटर का ना वेपर प्रेशर है यहां से यहां तक, अब देखिए तो HCl का वेपर प्रेशर यहां से यहां तक है, ये बड़का गो HCl का दिखाई दे रहा है, ये छोटका गो आपको दिखाई दे रहा है वाटर के लिए, वाटर के लिए इतना ही ना हुआ, ये जो जिसको सर्किल कर रहे देखो ऐसे ऐसे, ये वाटर का वेपर प्रेशर है। ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक जो आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा किसके वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, HCl का, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका देखिए बॉइलिंग पॉइंट कम आ गया। तो इसीलिए एक रिलेशन निकला, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उसके वेपर प्रेशर का इनवर्सली रिलेशन से इनवर्सली वैरी करेगा। अब देखिए एक चीज और बता देते हैं, और ये वेपर प्रेशर जो होता है ये भी इनवर्सली वैरी करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या बॉन्ड से, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा रहेगा उसका वेपर प्रेशर कम। अब वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स का रिलेशन, तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग ये इंटरमॉलिक्यूलर जो आपको क्या कहते हैं फोर्स है उसका ये डायरेक्ट वैरी कर जाएगा। अगर देखा जाए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट वैरी करेगा, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा
उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो डायरेक्ट करेलेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको आगे बहुत सारे एमसीक्यू बनाने में ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बच्चों आज का जो क्लास था यहीं पर हम एंड करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताया है, नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे कि कैसे ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको इलिवेट करता है किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने पर। बातें समझ में आ गई? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।